हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रेनबो का लेसन फोर्थ लॉस्ट स्प्रिंग है और लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ऐसी कहानी है, अनिश जुंग ने लिखी है। लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात खोता हुआ बचपन। बचपन विशेष रूप से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विशेष रूप से इसमें इंगित किया गया है। इसमें दो कहानी आती हैं। अनिश जुंग ने दो जगह भ्रमण करते करते ऐसी स्थितियां देखी कि बच्चों का विकास होना चाहिए जिस उम्र में, यानी कि बाल श्रम, लॉस्ट स्प्रिंग, खोता हुआ बचपन। और बचपन की अवस्था में जब बच्चे का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उस दौर में उसे ऐसे खतरनाक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, या वहाँ की व्यवस्था और वातावरण ऐसा होता है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से उस प्रक्रिया में ढल जाता है। तो ऐसी बातों का वर्णन हुआ है, यानी कि ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खतरनाक स्थितियों को दर्शाती है दोनों कहानी। पहली कहानी दिल्ली के पास सीमापुरी के आसपास के क्षेत्र की है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, जो कि झोंपड़ी वगैरह बनाकर, तारपुलिन वगैरह के घर बनाकर, और उनके जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से कचरे में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो परिवार अपना आजीविका चला सके। ऐसे बच्चों को इंगित किया गया है। एक बच्चा जिसका नाम साहिब होता है और वो लेखिका को मिल जाता है और उससे लेखिका एक प्रश्न करती है कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गैबेज। वो कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter every morning, जिससे कि मैं, whom माने जिससे कि मैं मिलती हूँ। एनकाउंटर शब्द आया इसमें। एनकाउंटर शब्द का अर्थ है अनायासी मिल जाना, अचानक मिल जाना, मुठभेड़ होना। पुलिस की और अपराधियों की जो मुठभेड़ होती है उसके लिए भी इसी शब्द का यूज होता है। whom I encounter every morning, जिससे कि मैं हमेशा सुबह मिलती हूँ। और वो क्या करते हुए मिलता है। स्ट्रांगिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश करता हुआ मिलता है। इन द गैबेज डम्प्स, वहां डाले गए कचरे में। डम्प्स माने डालना। वहां डाले हुए कचरे में सोने की तलाश करता हुआ मिलता है। और ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो कचरा डाला गया होता है उस कचरे में से वो सोने की तलाश करता है। सोना, ये लोग कचरे में से जो ऐसा मटेरियल प्राप्त होता है इनको जिससे कि ये बेच सकें, उसी को सोना कहते हैं। एक प्रकार से कचरे को ही सोना कहते हैं, क्योंकि उनकी आजीविका का साधन ये कचरा ही है। तो वो सोना ढूंढता हुआ मिल जाता है मुझे, अर्थात कचरा बीनता हुआ मिल जाता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिड एट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच स्थित था। सेट माने स्थित था, अमिडस्ट माने बीच में, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में उसका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर कोई बहुत लंबी स्मृति नहीं बन गया है। डिस्टेंट मेमोरी माने लंबी स्मृति, अर्थात बहुत वर्ष नहीं हुए उन लोगों को घर छोटे। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसी बात उसकी माँ उसको बताती है। उसकी माँ उसको, यानी साहिब नाम के बच्चे को उसकी माँ उसको बताती रहती है कि उनके घर थे ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका के आसपास के क्षेत्र में उनके घर थे जहाँ हरा भरा मैदान हुआ करता था। That's why they left. There were many storms, बहुत से तूफान आया करते थे। Storms माने तूफान। That swept away their fields and homes, वो तूफान उनके घरों को उड़ा कर ले गए, उनके खेतों को उड़ा कर ले गए। अर्थात खेतों को उड़ाने का तात्पर्य खेत में होने वाली फसल उड़ा कर ले जाते तूफान।
और घरों को उड़ाने का तात्पर्य है कि उस जमाने में घर कच्चे होते थे, घास फूस के बने हुए झोंपड़े होते थे, और जब तूफान आते थे तो वो उड़ जाया करते थे। अब एक गरीब आदमी का घर उड़ जाए, उसके खेत में होने वाली फसल भी उड़ जाए, तो वो और ऐसा बार बार हर साल होता रहे, तो 5-7 साल पहले जरिया भी नहीं था, और कोई तरह का व्यवसाय नहीं हुआ करता था, केवल खेती होती थी। और उसमें जब इतना घाटा लग जाए तो ऐसी जगह को एक गरीब आदमी छोड़ देना ही उचित समझता है। तो वो उसकी माँ उसको बताती है कि खेत थे, घर थे, सब छोड़ना पड़ा, तूफान आते थे वहाँ। हिज मदर टेल्स हिम, ये सब बातें उसकी माँ उसको बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, यही कारण था कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहरों में सोने की तलाश में आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो अब रहता है। यानी कि वो घर छोड़ दिया, एक प्रकार से शरणार्थी बन गए, और उस जगह को छोड़कर किसी भी दूसरी जगह पर, जो जहाँ कहीं भी जगह मिलेगी वहाँ के लिए रवाना हो गए। एक प्रश्न किया था लेखिका ने ऊपर कि व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उसका जवाब वो बालक अब देता है। अर्थात अभी तक इस पहले में लेखिका ने उस बच्चे की स्थिति, उसके परिवार की परिस्थिति, जिस परिस्थिति में घर छोड़ा हो, उन सब बातों का वर्णन किया है। लेकिन उस बच्चे के द्वारा जो जवाब दिया जाना है वो है कि वो जवाब देता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई दूसरा काम ही नहीं है। ही मुटर्स, बड़बड़ाते हुए कहता है वो। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, यानी कि ये जो पोस्चर्स बनती हैं, अर्थात अपनी परिस्थिति को लेकर वो भी संतुष्ट नहीं है। आदमी जब दूर देखते हुए जवाब देता है तो उसका यही अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं न कहीं ग्लानि भाव है। और नज़र से नज़र मिलाकर जब बात की जाती है, इसी कहानी में आगे इसका जिक्र भी आएगा, दूसरी कहानी में आएगा, नज़र से नज़र मिलाकर जब कोई बात करता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल लगता है। तो साहिब ने दूर देखते हुए जवाब दिया कि दूसरा काम करने के लिए है भी तो नहीं ना। लेखिका ने कह दिया उसको कि गो टू स्कूल, स्कूल चले जाओ। ऐसे ग्लिबली का अर्थ होता है यूं ही, बिना विचार किए, लापरवाही के साथ। लेखिका ने यूं ही उसको कह दिया कि स्कूल चले जाओ, यानी स्कूल जाने की उम्र भी है। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तुरंत मुझे महसूस हो गया कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरे द्वारा दी गई ये सलाह कितनी खोखली साबित हुई। कितनी खोखली थी ये सलाह, होलो मानी खोखली। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, उस बच्चे ने तुरंत जवाब दे दिया कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल है नहीं। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो कोई स्कूल बना लेंगे तो आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई, लेखिका फिर कहती है कि इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं कोई स्कूल शुरू करूं तो विल यू कम, क्या तुम आओगे क्या। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने उससे आधा मजाक करते हुए कह दिया कि यदि मैं स्कूल खोलूं तुम्हारे वहां आकर तो क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने आ जाओगे। तो वो कहता है कि यस, हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो खुलकर मुस्कुराता है, और मुस्कुराते हुए लेखिका से कहता है कि यदि आप स्कूल खोलते हो तो मैं आऊँगा, अपनी सहमति देता है। अर्थात मुस्कुराते हुए जवाब देता है। इसका तात्पर्य यही है कि बच्चा उस कार्य से हटना तो चाहता है, स्कूल भी जाना चाहता है, लेकिन उसकी परिस्थिति उसे हटने नहीं देती, वहाँ का माहौल उसे हटने नहीं देता। A few days later I see him running up to me, कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वो दौड़ता हुआ मेरी ओर ही आता है। Is your school ready, और आते ही पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। It takes longer to build a school, I say, embarrassed, लेखिका कहती है कि मैं शर्मिंदगी सी महसूस करते हुए, असमंजस की स्थिति में उससे कहती हूँ कि स्कूल खोलने में समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर मानी लंबा समय लग जाता है, टू बिल्ड ए स्कूल, स्कूल को बनाने में, स्कूल खोलने में। ऐसे एम्ब्रेस्ड, मैं उसे शर्मिंदा होते हुए असमंजस की स्थिति में कहती हूँ। असमंजस और शर्मिंदगी क्यों। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, मैंने एक वायदा कर लिया उससे, बट वाज नॉट मेंट, लेकिन उस वायदे का कोई मतलब ही नहीं था। यानी लेखिका वहाँ स्कूल खोलने वाली नहीं थी, फिर भी वायदा कर लिया। उससे कह दिया कि मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे, और उसने उस बात को सही मान लिया। लेकिन लेखिका कहती है कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन जैसा वायदा मैंने किया है उस तरह के वायदे, लाइक माइन मानी मेरे द्वारा किए गए वायदे जैसे और वायदे, अबाउंड, भरे पड़े हैं। इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसकी सुनसान दुनिया में, उसकी नीरस दुनिया में,
उसके नीरस संसार में जैसा वायदा मैंने किया है वैसे वायदे तो बहुत लोगों ने किए होंगे, और वो उसकी नीरस संसार के किसी न किसी कोने में ऐसे वायदे भरे पड़े। यानी कि लेखिका मानते इस बात को कि इन लोगों से वायदे तो बहुत लोग करते होंगे, लेकिन सभी पूरे थोड़ी करते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों जान लेने के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसे महीनों तक जान लेने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने एक दिन उससे उसका नाम पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैं पूछती हूँ, हिज नेम, उससे उसका नाम पूछती हूँ, तो वो जवाब देता है साहिब आलम, कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंसेज, अनाउंसेज घोषणा करना होता है ना उसका अर्थ, अनाउंसेज वो बताता है, लेखिका को बताता है वो कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, लेकिन वो नहीं जानता कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इफ ही नोज इट्स मीनिंग, यदि वो इसका अर्थ जानता होता, क्या अर्थ होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का मालिक, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, सृष्टि का मालिक यानी सर्वशक्तिमान भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो हार्ड टाइम बिलीव यानी कि बहुत ही कम विश्वास होता। हार्ड है ना, हार्ड नेगेटिव सेंस में जाता है हमेशा, बिल्कुल विश्वास नहीं होता उसे, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसके नाम का क्या तात्पर्य है, उसका नाम क्या अर्थ देता है, उसका नाम किस अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इस बात से बिल्कुल अनअवेयर, अनभिज्ञ। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमता रहता है, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एंड आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, और उसके मित्र कौन है, पूरी फौज है, एक तरह से पूरा समूह है। आर्मी वैसे फौज के लिए आता है, यहाँ समूह। बेयर फुट बॉयज, नंगे पांव घूमने वाले लड़कों का पूरा समूह है। वो अपीयर, जो प्रकट हो जाते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, प्रातःकालीन दिखने वाले पक्षियों की भांति। एंड डिसअपीयर एंड नून, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। यानी पक्षियों को झुंड के रूप में देखना है तो आप प्रातःकाल देख सकते हैं, और वही पक्षी दोपहर में दिखाई नहीं देंगे, गायब हो जाएंगे। वैसे ये बच्चे भी सुबह सुबह झुंड के रूप में दिखाई देते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, और जैसे ही कचरे का बीनने का कार्य सुबह सुबह पूरा हो जाता है, बाद में दोपहर में गायब हो जाते हैं। और द मंथ्स, महीनों बाद, महीनों उपरांत, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैंने उस समूह के में से उनको प्रत्येक को पहचानना शुरू कर दिया था। वाई, एक दिन पूछ लिया कि वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा, एक दिन मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो वो जवाब देता है कि मेरी माँ उसको सेल्फ पर रख देती है और सेल्फ पर से उतार के नहीं देती। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, ब्रिंग देम डाउन, उनको नीचे नहीं उतारती, फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ पर से। सेल्फ एक ताक को कहते हैं, अर्थात हम जो कोई हमारे मकान में जो ऊपर पट्टी वगैरह लगा के बना ली जाती है, लेकिन ये गरीब लोग हैं, किसी लकड़ी से, फट्टे से या किसी घास फूस से इसकी माँ ने कोई ऊपर सामान रखने की सेल्फ बना रखी होगी, और ये कहता है कि माँ उस पर रख देती है। ही आंसर्स सिंपली, उसने सटीक जवाब दिया। लेकिन एक तीसरा ही लड़का बोल गया बीच में, क्या कहता है कि इवन इफ सी डिड, यदि उसने ऐसा किया भी ना, सी आया देखो मदर के लिए, यदि माँ ने इसको उतार के दिए भी ना, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये वो उनको फेंक देगा। एड्स अनदर, एक अन्य लड़के ने ये बात कही, हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था, हु इज वेयरिंग शूज, जो जूते पहने हुए हैं, दैट नॉट मैच, लेकिन जूते ऐसे हैं जो मैच नहीं करते आपस में, बेमेल जूते पहने हुए हैं, यानी एक पग में छोटा, एक में बड़ा, या एक में नया, एक में पुराना, ऐसा ही कुछ था, यानी मैच नहीं कर रहे थे दोनों जूते। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब मैंने इस पर टिप्पणी करी, यानी कि तेरे जूते मैच क्यों नहीं करते, एक समान क्यों नहीं है, इस पर जब लेखिका ने टिप्पणी करी, तो ही सुफ्लाइज हिज फीट, तो वो अपने पाँव को घसीटता हुआ सा चलता है, सुफ्लाइज माने घसीटते हुए चलना, एंड सेज नथिंग, और कहता कुछ नहीं है, वो अपने पाँव को घसीटता हुआ सा चलता है और कहता कुछ नहीं है, यानी कि उसे खुद ही नहीं मालूम कि वो बेमेल क्यों है, वो अर्थात मैचिंग वाले कहाँ से लाएगा। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय, वहीं एक तीसरा लड़का खड़ा है, वो कहता है कि मुझे जूते चाहिए। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है, हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में अब तक जूते नहीं देखे, एक जोड़ी जूते नहीं प्राप्त हुए उसे, यानी पूरा जीवन इन बच्चों का कितना होगा, यही 10, 12, 13 साल होगी, लेकिन अभी तक भी उस बच्चे ने अब तक एक जोड़ी जूते प्राप्त नहीं किए, यानी कि अभावग्रस्त जीवन का वर्णन हुआ है।
ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में घूमते घूमते, ट्रेवलिंग अक्रॉस, अक्रॉस मानी इधर से उधर, यानी कि पूरे देश में लगभग घूमते घूमते। लेखिका कहती है कि आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पांव चलते देखा है बच्चों को, इन सिटीज, शहरों में देखा है, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लेकिन कई जगह ये ऐसा सुनने को मिलता है कि ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की, यानी कि नंगे पांव रहना, वो लोग कहते हैं कि नंगे पांव रहना पैसे की कमी की बात नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन ये तो हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन मानी परंपरा, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहना हमारी परंपरा है, इज वन एक्सप्लेनेशन। लेखिका कहती है कि ये एक स्पष्टीकरण हो सकता है, एक स्पष्टीकरण अपनी तरफ से दिया जाने वाला हो सकता है लोगों का। लेकिन लेखिका साथ ही कहती है कि आई वंडर, मैं सोचती हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, लेकिन ये तो केवल एक बहाना मात्र हो सकता है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल, टू एक्सप्लेन अवे माने स्पष्ट करने का, स्पष्ट करने का, ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल माने निरंतर चढ़ने वाली, स्टेट माने दशा, स्टेट ऑफ पॉवर्टी मानी गरीबी की दशा, रे निरंतर चलने वाली गरीबी की दशा को अपनी तरफ से स्पष्ट करने का एक बहाना हो सकता है कि नंगे पांव चलना हमारी परंपरा है, पैसे की कमी की बात नहीं है। तो ये ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया भी कई जगह लेखिका को सुनने को मिली। आई रिमेम्बर ए स्टोरी, लेखिका कहती है कि मुझे एक कहानी याद है, ए मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी के एक आदमी की कहानी याद है, वंस टोल्ड मी, जिसने एक दिन मुझे बताया, एज ए यंग बॉय, कि जब वो छोटा था, जब एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और वो स्कूल एक पुराने मंदिर के पीछे हुआ करता था, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहां उसके पिताजी पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो उस मंदिर में थोड़े से समय के लिए रुका करता था, ब्रीफली मान थोड़े से समय के लिए, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहां जाकर उस देवी के मंदिर में, देवी के सामने प्रे, प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, की मुझे एक जोड़ी जूतों की दिला दो, पेयर ऑफ शूज माने जूतों की जोड़ी। 30 years later I visited his town, 30 साल बाद मैंने उसके कस्बे का भ्रमण किया। अब की स्थिति बता रही है लेखिका बाद की। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर को देखा, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो अब एक उजाड़ क्षेत्र सा बन गया था, कोई डूब क्षेत्र बन जाए, उजाड़ क्षेत्र बन जाए, यानी कि बीच में कोई नाला बहने लग जाए, या ऐसा ही कुछ प्राकृतिक कारणों से कई बार कोई क्षेत्र विशेष अलग थलग पड़ जाता है। तो अब वो मंदिर वाला क्षेत्र अलग थलग सा लग रहा था, इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे जो आंगन था, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां अब नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहां लाल रंग की और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी। ये परिवर्तन है। उस समय जब वो पुजारी पहले था, वो पुजारी का बेटा एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था, उस समय कुर्सियां ये सब भी नहीं होती थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे, एक युवा लड़का आता है, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जूते जुराब भी पहन रखे थे, अराइव्ड पेंटिंग, वो हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, उसने फोल्डिंग बेड पर, मुड़ने वाली चारपाई पर अपना स्कूल का थैला रखा। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आई, रिमेम्बर्ड मन याद आई, द प्रेयर मानी प्रार्थना, अनोदर बॉय हैड मेड टू द गोडेज, जो उस लड़के ने, अनोदर बॉय मानी उस लड़के ने पहले देवी से प्रार्थना की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और प्रार्थना के बाद वास्तव में उस लड़के ने एक जोड़ी जूतों की प्राप्त कर ली थी। लेकिन जब एक जोड़ी जूतों की प्राप्त कर ली थी, तो आगे क्या प्रार्थना करी उसने देवी से कि लेट मी नेवर लॉस देम, नेट बी नेवर लॉस देम, मैं इनको कभी खो न दूं, हे देवी मैं इनको कभी खो न दूं, ऐसी प्रार्थना करी उसने। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लगता है कि देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। और यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, अब के जो युवा लड़के हैं ना, उस पुजारी की लड़के की तरह, उस समय के पुजारी की लड़के की तरह, नाउ वॉर शूज, अब जूते पहनते हैं,
बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से अन्य लड़के उन रैग पिकर्स की भांति, रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले वो लड़के जो लेखिका को मिलते हैं, उनकी भांति इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूलेस, वो अब भी जूतों से रहित होकर ही रहते हैं, यानी उनके पास अब भी जूते नहीं है। तो आगे के पैरे में लेखिका सीमापुरी नाम का जो क्षेत्र है दिल्ली के सीमावर्ती, उसका वर्णन करती है